आपको कभी ऐसा लगा कि एक को-फाउंडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम डाउन फ़ील कर रहे होते हैं बिज़नेस में, हम्म। तो वहाँ पे एक इंसान होता है जो सपोर्ट करता है कि हम दोनों मिलकर देख लेंगे। सक्सेस मेरे लिए माइलस्टोन नहीं है, सक्सेस मेरे लिए जर्नी है। दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो अपने सपनों को अगले जन्म पे छोड़ देते हैं, हुँ। और एक वो जो अपने सपनों को अपने बच्चों से पूरा करवाना चाहते हैं। तो अभी प्रोड्यूसर बनने के बाद आपको लगता है कि आप आगे कभी भजन गाएँगे या सिंगिंग ट्राई करेंगे? मैं जब प्यार दूंगा तो मुझे प्यार मिलेगा। पहले के मुकाबले अब पैसा कमाना भी थोड़ा आसान हो गया है। मान लो बाय चांस तुम रात को किसी होटल में लड़की के साथ पकड़ा गए, तुम फंस गए, हुँ। तो तुम अपनी मामा को फोन करोगे कि बुआ को फोन करोगे या दोस्तों को फोन करोगे? इंडिया में पाकिस्तानी एक्टर्स और वहाँ के जो सिंगर्स हैं उनके शोज़ भी बंद करा दिए हैं। तो कहीं न कहीं इसमें म्यूज़िक इंडस्ट्री का ही नुकसान हो रहा है। बेस्ट सक्सेस टिप्स क्या हो सकती हैं? या सक्सेस मंत्रा क्या है आपका? तो सर, एपिक टॉक्स में आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच यार निखिल, बुलाने के लिए। तो जब हमारी बात हुई थी, मैंने आपको बताया भी था कि मैंने आपका नाम काफ़ी पहले से सुना है। साथ ही साथ मैं आपका आपके बिज़नेस के बारे में बहुत ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड था समझने के बारे में। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। जो रायपुर में आपने अपना बिज़नेस सेटअप किया, मेटल मैशेज़ का, उसके बारे में, और वहाँ से एक बहुत अच्छी, बहुत सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनने तक का, किस तरह का आपकी जर्नी रही? भाई रायपुर में मैंने बिजनेस सेटअप किया 2013 में, मतलब हुँ। जब मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, कर चुका था। हुँ। तो बीइंग अ मारवाड़ी फैमिली क्या होता है ना कि आप कहीं जाओ और कोई पूछता है कि क्या करते हो और आप बताते हो कि मैं गाना गाता हूँ, मैं कविताएं करता हूँ, मैं ये हाँ। करता हूँ। तो एक क्वेश्चन फिर आता है कि ठीक है ये सब तो ठीक है, काम क्या करते हो? हुँ। तो उस चीज़ का जवाब ढूंढना था, क्योंकि कन्वेंशनल मारवाड़ी लोग इन सब काम को काम नहीं मानते थे। अब तो फिर भी थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है। हुँ। तो मुझे पता चला कि यार अपनी औकात के हिसाब से एक ये धंधा है जो कम उसमें शुरू हो जाएगा। तो मैंने पहले अपने एक रिलेटिव है उनकी फैक्ट्री थी, वहाँ पे एज अ इंटर्न ज्वाइन किया, हुँ। काम सीखा, नौकरी की। फिर हुँ। थोड़े से पैसे बने तो मैंने ट्रेडिंग शुरू की। फिर 2013 में पहला ट्रेडिंग मैशेज़ ट्रेडिंग की? होता था कि मैशेज़ की, सेम प्रोडक्ट की, ओह! मैं कलकत्ता से मंगवाता था, ऑर्डर घूम-घूम के लेता था, मैंने बेचना शुरू किया। फिर 2013 में फैक्ट्री शुरू की, हुँ। लगभग 4-5 साल लगे, फिर एक्सपेंशन करते गए, करते गए, करते गए। तो अभी सेंट्रल इंडिया के वाइब्रेटिंग स्क्रीन मैश, जिनको स्क्रीन क्लॉथ बोलते हैं, जो पावर प्लांट, क्रशर हुँ, 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 और हुँ। समझ लो लोहा कोयला छानने के लिए, आयरन और फाइन्स के लिए जालियाँ लगती हैं। हुँ। तो उसमें वी आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर राइट नाउ इन सेंट्रल इंडिया। बहुत अच्छा। और सर, ये इसकी इनिशियल फंडिंग आपने कहाँ से अरेंज की? भाई इनिशियल फंडिंग तो जैसा होता है थोड़ी बहुत पापा ने दे दी, हुँ। कुछ मेरे दोस्त काम के थे, हुँ। कुछ उधारी ले ली, और हुँ। जो प्रॉपर फंडिंग हो जाती तो 5-7 साल का जो सफ़र था, वो 3 हुँ। साल में कर लेते, लेकिन जितना था धीरे-धीरे, तो धीरे-धीरे। ऐसा भी हुआ होगा ना कि शुरुआत में कैश फ्लो नहीं है, या फिर अगर कहीं पे पैसा अटक गया, निकलने बहुत में बहुत दिक्कत आ भाई, रही है? बहुत दिक्कत आती है। मतलब 2 साल बाद तो ऐसा लग रहा था कि हम बंद कर देते हैं। हुँ। बट फिर एक ट्राई मारा, मतलब मुझे याद है मैं एक्टिवा में जाया करता था इंडस्ट्रियल एरिया। हुँ, हुँ, हुँ। सुबह व्हाइट शर्ट पहन के निकल रहे, रात को शर्ट बिल्कुल काली होके आती थी। इतना हुँ। धूल, इतना डस्ट होता था। बट ये था कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? कोई को-फाउंडर भी था साथ में? को-फाउंडर मेरे बाद में जुड़े, मेरे एक रिलेटिव ही हैं। तो हुँ। क्योंकि मैं दूसरी बहुत सारी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होना चाहता था, जो हुँ। आज मैं कर रहा हूँ। तो मुझे एक बंदा, एक पार्टनर ऐसा भी चाहिए था कि जो अ, बेसिक चीज़ें भी सँभाले मेरे साथ मिलके। तो क्या होता ऑपरेशंस है, वगैरह? हाँ, ऑपरेशंस, मतलब मैं भी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ और वो भी इन्वॉल्व है इन हुँ, हुँ, चीज़ों में। हुँ। यस। तो आपको कभी ऐसा लगा कि एक को-फाउंडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम डाउन फ़ील कर रहे होते हैं बिज़नेस में, हुँ। तो वहाँ पे एक इंसान होता है जो सपोर्ट करता है कि हम दोनों मिलकर देख लेंगे? भाई उसके लिए ना को-फाउंडर अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अच्छा। हमेशा बोलता हूँ कि मतलब पार्टनर तो मिल जाता है, हाँ। लेकिन वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे पार्टनर जो मिले वो बहुत लकीली मुझे बहुत अच्छे मिले, हुँ। और मेरे बाकी बिज़नेस में भी कुछ में को-फाउंडर्स अलग-अलग हैं, मैं बहुत अलग-अलग लोगों के साथ काम करता हूँ। तो टच वुड एक ये आशीर्वाद रहा कि लोग भी अच्छे मिलते गए, तो जर्नी ईज़ी हो जाती है। अप, डाउन, लो ये सब आता रहेगा, बट एट द एंड मैटर करता है कि आप कितना जमे हुए हो, आप अपने गोल की तरफ कितना बढ़ रहे हो, हुँ। और आपके जेब में पैसा कितना आ रहा है। सो सर, रायपुर में या फिर ऐसे सिटीज़ में बिज़नेस करने और टियर 1 सिटीज़ में बिज़नेस करने में आपको क्या फ़र्क दिखता है? भाई बहुत फ़र्क है। किस तरह ख़ासकर का? इंडिया में अगर आप नोएडा, दिल्ली बैठे हैं, आप बॉम्बे देखो, बॉम्बे बहुत प्रोफ़ेशनल सिटी है। हुँ। मतलब मुझे अगर बॉम्बे में कोई एडिटर है या कोई कोई भी आर्टिस्ट है या फ्रीलांसर है, अगर उसने बोला है कि आपको सर सुबह 10 बजे मिल जाएगा काम होके, हाँ, तो सुबह 10 बजे मिल जाएगा। ये है। हमारे शहरों में क्या होता है कि उसने बोला सर कल दे दूँगा, फिर कल के बाद वो 7 दिन फ़ोन नहीं उठाता है।
ऐसा होता है। प्रोफेशनलिज्म कम है, ज़ील कम है, मुझे ऐसा लगता है, ये अब तक मैं जितने लोगों से मिला। और दूसरा जो आपने पूछा ना कि वर्किंग कल्चर में क्या डिफरेंस है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, अगर हम एक ग्राफ देखें ना भाई, एक आपको साथ में काम करने वाले जो लोग होते हैं उसमें आप 2 ही चीज़ देखते हो। एक तो उनका स्किल देखते हो और सेकंड देखते हो आप उनकी लॉयल्टी। तो उसमें भी 4 तरीके के लोग हो जाते हैं। एक वो आदमी होता है जिसका स्किल भी कुछ नहीं है और वो लॉयल भी नहीं है। बहुत से स्टार्टअप ना, क्योंकि पैसा होता नहीं है, तो इनिशियली ऐसे ही लोगों को हायर करते हैं ना कि स्किल जो ना लॉयल्टी। ना स्किल ना लॉयल्टी तो बाद में पता चलती है। पहले वो क्या देखते हैं, भाई सस्ते में कौन बंदा आ रहा है, क्योंकि स्टार्टअप शुरू हुआ है, पैसा नहीं है। तो वो वाला बंदा ना आपको सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। जो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप बंद होते हैं ना, उसका कारण ही वही आपका स्टाफ होता है, जो मतलब ये इस वाली कैटेगरी में आता है। फिर एक सेकंड कैटेगरी होती है भाई, जिसकी लॉयल्टी तो भरपूर है लेकिन उसके पास स्किल नहीं है। और एक थर्ड होता है जिसकी स्किल भरपूर है, उसकी लॉयल्टी नहीं है। तो एक अच्छा जो को-फाउंडर, मतलब एक अच्छा जो एंटरप्रेन्योर है, उनको क्या करना चाहिए, ये जो 2 बंदे हैं, जिसकी स्किल बहुत अच्छी, लॉयल्टी नहीं है, और जिसकी लॉयल्टी बहुत अच्छी, स्किल नहीं है, उनमें ना उन चीज़ों को डेवलप करना शुरू कर दें। तो हमने वही चीज़ शुरू की, चाहे वो रामापीर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन में शुरू की, हमने रामापीर स्टूडियो में शुरू की, या इंफ्रा में भी हम जब काम करते हैं, तो हमारे वो स्टाफ जो बहुत स्किल्ड है, तो हम उनको छोड़ना नहीं चाहते, पर एक डर लगा रहता है कि यार वो छोड़ देंगे। तो हमने उनके लिए लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी हम कैसे डेवलप करें, तो हम उनको वैसे पर्क्स देते हैं, उनको ये एहसास कराते हैं कि भाई जैसे हम हैं वैसे आप हो। और यार जिनका लॉयल्टी तो भरपूर है, इंपॉर्टेंस फील कराते हैं। इंपॉर्टेंट फील कराना ज़रूरी है कि अकेले हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। बहुत से फाउंडर क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं कि वो इनिशियल में तो सब साथ ही होते हैं, पर जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता जाता है ना, तो फिर वो हायरार्की बनती जाती है। तो वो करेंगे तो आगे चल के ना बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या एक इंसान नहीं बन सकते। साथ ही साथ आपको ऐसा भी लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होनी ज़रूरी भी बहुत है? वर्किंग हायरार्की तो ज़रूरी है ब्रो, लेकिन क्या होता है कि हायरार्की ज़रूरी है, लेकिन एक टाइम आता है ना कि जहाँ पे सब एक परिवार की तरह बैठ के जब बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका प्यून भी जो है ना, वो उतने प्यार से आपसे बात कर सके, वो आपको कुछ खिला सके, कुछ बोल सके। जैसे मैं आज आपके यहाँ बैठा था, आपके यहाँ जो बंदे थे वो बोले सर जूस लोगे, तो बिल्कुल शूट के बीच में भी घुसे। तो ये दिख रहा था कि वो बंदा इस कंपनी को अपना समझ रहा है। अगर एक कोई गेस्ट आया है, तो ये वाली फीलिंग जब सारे एम्प्लॉइज़ में हो जाएगी ना, यार ये मेरी कंपनी है, हमको ग्रो करना है, तो फिर तो उस कंपनी को ग्रो होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप मतलब आप क्या देखते हैं हायरिंग करते टाइम, आप क्या स्किल्स देखते हैं या फिर बंदे के अंदर कैसी चीज़ देखते हैं आप? भाई डिपेंड कि किस पोजीशन के लिए कर रहा हूँ। जैसे हमारी फैक्ट्री है, तो उसमें क्या होता है कि सेल्स के भी बंदे हैं, अकाउंट्स के भी बंदे हैं और लेबर्स भी बहुत हैं। तो फिर लेबर है तो उसमें हमको स्किल या कैरेक्टर? भाई कैरेक्टर आप कैसे जज कर लोगे फर्स्ट टाइम में, लेकिन एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हमें जैसे ही पता चलता है कि उसके कैरेक्टर में कुछ 19-20 है, कई बार होती है चोरी करते हुए पकड़ाई जाती है कुछ चीज़ें या कुछ होता है, तो हम एक बार बात करते हैं, एक बार वार्निंग देते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर रिपीट होता है तो हम इमीडिएटली फायर करते हैं। क्योंकि आप सबको सुधारने बैठे नहीं हो। आपने एक बार वार्निंग दी, आपने एक बार समझाया, लेकिन वो चीज़ें अगर बार-बार हो रही है ना, तो वो आपको डैमेज करता रहेगा। तो आपको अपने बिज़नेस को अगर ग्रो करना है, तो इग्नोरेंस वे में आपका काम नहीं चलेगा। तो सर वापस से आते हैं आपके बिज़नेस के साइड पे। आप मेटल मैशेज़ के अलावा और किस-किस इंडस्ट्री में हो अभी? भाई स्टार्ट तो मैंने इस इंडस्ट्री से ही की थी, मेटल मेटल मैश से। मैशेज़ से किया था। इसके बाद आई एम इनटू लैंड बैंकिंग। हम, क्योंकि मैं टियर 2 सिटीज़ में रहता हूँ, लैंड बैंकिंग? लैंड बैंकिंग इन अ सेंस होता है कि हम लैंड खरीदते हैं। वी ओन लैंड्स, तो हम शहर के आउटस्कर्ट्स में हम लैंड खरीदते हैं, उसको डेवलप करते हैं और फिर एक टाइम आता है तो हम उसको बेच देते हैं। तो लैंड ट्रेडिंग भी बोलते हैं मतलब कुछ उस जगह पे डेवलपमेंट भी थोड़ा बहुत हाँ, करते वो हैं, पार्क वैसा बना होता दिया, है। ये सब यस, कर यस, दिया। यस। और मैं कुछ स्टार्टअप पे भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मेरा प्रोडक्शन हाउस है जो मैंने अभी शुरू किया है। अभी फ़िल्म प्रोड्यूस की है एक, होपफुली जल्दी कोई ना कोई ओटीटी पे आ तो जाए। कब तक आ जाएगी मूवी आपकी? भाई वी आर वेटिंग, पिचिंग चालू है ओटीटीज़ में और थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि हम नए मेकर हैं और जब नए मेकर्स जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं हमारे साथ। बट होपफुली, क्योंकि हमने अब तक जहाँ फ़िल्में दिखाई हैं, फ़िल्में बहुत पसंद आई है। लगभग 7 फ़िल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी लेके आई है फ़िल्म। तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग वेरी हार्ड, होपफुली इस ईयर एंड तक वो आ जाएगी। अच्छा, मैंने आपके वीडियोज़ भी देखे थे, आपके जो स्टॉक्स के वीडियोज़ थे और टेड के वीडियोज़ थे, तो वहाँ पे आपने बताया कि आप पहले भजन भी गाते थे। हुँ। तो अभी प्रोड्यूसर बनने के बाद आपको लगता है कि आप आगे कभी भजन गाएँगे या सिंगिंग ट्राई करेंगे? भाई ट्राई नहीं, मैं मतलब सीखा हुआ सिंगर हूँ और मैं जब बच्चा था 6-7 में था, मेरा तब से एक ही ख्वाब था कि मुझे हिंदुस्तान का सबसे अच्छा भजन सिंगर बनना है। पर सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे आते गए और फिर हमारी भी प्रायोरिटीज़ चेंज होती गई, तो वो काम छूट गया। लेकिन मेरी ख्वाहिश है
आने वाले कुछ सालों में मैं जब वो जो मेरा एक गोल है, मैं वो सारा अचीव कर लूँ, तो फिर मैं सारी चीज़ें छोड़ के ना भाई सिर्फ़ भजन ही गाऊँगा, मैं और कुछ करूँगा ही नहीं। मतलब एकदम सॉर्टेड मामला फ़िल्म है। प्रोडक्शन भी नहीं, वो तो चलता रहेगा काम, मतलब वो गोल अचीव हो जाए ऑटो मोड में जब सारी चीज़ें आ ऑटो जाएगी ना, पायलट पे चला हाँ, जाएगा। तो उसके बाद मेरा काम ये है कि यार जिस ईश्वर ने इतना दिया है ना, तो मैं बस दिल से उनके भजन ही गाता रहूँ और कुछ और सिर्फ़ काम ही नहीं भजन ही करूँ। क्यों, बाकी और तरह के गाने क्यों नहीं? भाई पैशन मेरा भजन पे है, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे कि जब जिस ज़माने में लड़के गाते थे ना, लाल चुनरिया उड़ रही है तेरी हवा के झोंके से, तो मुझे उसमें भी ना भजन के ही लिरिक्स आते थे कि लाल दुपट्टा उड़ रहा रे मैया तेरे दर द्वारे पे। तो ये एक है। तो ये जो गाने में जो आपका मेन इमोशन है, वो भक्ति है या म्यूज़िक से प्यार है? भाई भक्ति है इसलिए म्यूज़िक से प्यार है मेरे को। आई लव ठीक है। म्यूज़िक, मैं हर तरीके के गाने सुनता हूँ, हुँ, बट जब मैं भजन सुनता हूँ ना तो मैं बिल्कुल डूब जाता हूँ, कि हुँ। मतलब हाँ, मतलब उसमें है। फ़ेवरेट आपके भजन सिंगर्स कौन हैं? गोपाल बजाज करके हैदराबाद के, अच्छा। वो अब रहे नहीं, बट हुँ। मैंने इतने सारे सिंगर्स को सुना है ना, उनसे बड़ा परफॉर्मर मैंने कभी नहीं देखा। मतलब मिले आप यही उनसे कभी? हाँ, मैं मतलब उनके साथ पीछे स्टेज में जो कोरस वाले बच्चे नहीं बैठते थे बैठ के मंजीरा बजाते थे, हुँ। मैंने वैसे उनके साथ 50 से ज़्यादा शोज़ में किस बजाया एज है, में? उनसे सीखा है। मैं जब 10th या 9th में था तब से मैं ये कर रहा तो हूँ। आप बचपन से ही कैसे कनेक्ट करते आ रहे हैं लोगों से कि किसी से भी मिल लिए? यार भाई मैं ना 7th में था तो हमारे शहर में एक जागरण का प्रोग्राम हुआ, तब मैं पहली बार देखा गोपाल बजाज को परफॉर्म हाँ। करते हुए, मैं दीवाना हो गया। हुँ, और उस समय कैसेट्स चलते थे। हुँ, तो मैं घर पे कैसेट लाया, मैं दिन-रात उनके गाने सुनता था। मैंने उनके 20-25 शोज़ फिर बैक टू बैक अटेंड किए और हुँ, मेरा रटा गया था उनका शो। मतलब मुझे ये तक पता था कि आदमी यहाँ पे हँसेगा या यहाँ पे ये बोलेंगे। मतलब मैं उनका इतना बड़ा दीवाना था हुँ, और उस समय मोबाइल्स तो होते नहीं थे। हुँ, तो मैंने उस कैसेट में जो नंबर था उससे फ़ोन किया, तो उन्होंने फ़ोन उठाया लैंडलाइन पे। तो मैंने बोला सर कि मैं रायपुर का हूँ और आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तो आपसे मिलना है मुझे। तो उन्होंने बताया कि अगले महीने मेरा फिर शो है, तुम आओ। मैं गया, तो उन्होंने बोला, "चलो आज तुम मेरे साथ बैठ के गाना, मैं सुनूँगा तुम कैसा गाते हो।" हुँ, उन्होंने माइक तो दिया नहीं, अपने पीछे बैठा लिया मुझे और बोले, "चिल्ला-चिल्ला के गाना, मैं हुँ, सुनूँगा।" तो मेरे लिए वो बड़ा अचीवमेंट था। भाई आज कुछ कर लो लेकिन वो जो उस समय की खुशी थी ना, हुँ। तो वो अलग ही थी। तो जब आप भजन गाते थे, हाँ, उसके बाद आप बिज़नेस भी आपने किया, फिर उसके बाद आप वापस से फ़िल्म्स में गए और अभी आपका प्लान है कि आप आगे वापस से कभी न कभी भजन्स में आओगे। हाँ। तो इतने सारे प्रोफ़ेशंस किस तरह से आए और आप भजन से निकल के, भाई आप म्यूज़िक से निकल के भजन गाते-गाते बिज़नेस की तरफ कैसे पहुँचे और फिर आप वापस से फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ कैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ा? भाई देखो, ये आज अगर मैं पीछे पलट के देखूँ ना, तो बहुत क्रोनोलॉजिकल वे में दिखती है चीज़ें कि मैं पहले ये करता था, फिर ये हुआ, वो हुआ। हुँ, पर उस समय ऐसा नहीं था। उस समय सब चीज़ें बिखरी हुई थी और उस समय तो बस ये था कि जो मौका मिल रहा है ना, करते चलो। मैं भजन से ही मैंने शुरुआत की थी अपने करियर की। मैं जब हुँ, कॉलेज में था, तब तक तो मैं एज़ अ भजन सिंगर स्थापित हो चुका था। मतलब मुझे ठीक-ठाक पैसे मिलने लग गए थे भजन गाने में। हुँ, बट मैंने बताया ना कि भजन गाता था, तो लोग पूछते थे कि करते क्या हो? और उतने पैसे नहीं आते थे कि मैं एक परिवार चला सकूँ या वैसा हो हुँ, सके। तो मैंने बॉम्बे जाना शुरू किया, तो वहाँ मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई, जो पोएट्री में बड़ा नाम है उनका, शैलेश लोढ़ा, हुँ। जिनको आप तारक मेहता में तारक भी आते मेहता थे, का हाँ। उल्टा चश्मा के पुराने जो तारक मेहता थे। हुँ, तो मैं उनसे मिला, मैंने उनको अपनी एक कविता सुनाई, उनको बड़ी पसंद आई। तो फिर उन्होंने मुझे उनका एक शो आता था सब टीवी पे, वाह वाह क्या बात है। हुँ, तो उन्होंने मुझे उस पे बुलाया। तो मैंने हुँ, जब वो परफ़ॉर्म किया तो मुझे ना आस-पास के कॉलेजेस से और सिटीज़ से एज़ अ पोएट बुलाया जाने लगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने बोला यार भाई जो आ रहा है करते चलो। जो मर्ज़ी तो करो। फिर भजन थोड़ा छूटता गया मेरा, जो मिलते हुँ, जाए, जो मौका मिल रहा है, फिर हुँ, वो किया। तो मुझे लगा यार ये सब में ना उतने पैसे नहीं है जैसा मैंने पहले बताया। तो फिर एक बिज़नेस शुरू करना था कि एक स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि आपके जितने ख्वाब है ना, आप चाहे फ़िल्म बनाना चाहते हो, बिना आप पैसे जो भी पूरे नहीं हो सकते। बिना पैसे के कुछ नहीं होता। तो फिर एक मैं पहले 2-3 साल मैंने सोचा कि यार सारे कामों को एक पॉज़ लगाते हैं और एक धंधे में आप जब ध्यान लगाओ, उसको थोड़ा सक्सेसफुल बना लो, पैसे आने लगे, तो फिर आपको एक हिम्मत मिलती है कि आप फिर अपने बाकी सपनों को जी सकते हो, पूरा कर सकते हो। हुँ। इंडिया में बच्चे कहीं न कहीं सोसाइटल प्रेशर या फिर पीयर प्रेशर में आके अपना गलत करियर चूज़ कर लेते हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? भाई पेरेंट्स के लिए एडवाइस सबसे पहले तो ये है कि पेरेंट्स ही अपने बच्चों को गलत करियर चूज़ कराना पहले बंद करें। क्योंकि हुँ, मैं उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी हूँ। हुँ, मतलब हुँ, हमारे टाइम में तो क्या होता था, मैं मैथ्स लेना ही नहीं चाहता था। हुँ, बट हमारे टाइम में ना सब्जेक्ट क्या लेना है ये हमारे माँ-बाप बताया करते थे। हुँ। तुम साले पढ़ाई में अच्छे हो, 2+2 4 तो बता देते हो। अब और तुम मैथ्स ह्यूमैनिटीज़ को लो। बहुत ऐसा सब्जेक्ट माना जाता था कि ये तो हाँ, ऐसे वो तो बच्चे है, करते वो हैं। तुच्छ है, वो हाँ, हमारे लायक हाँ। है नहीं। और दूसरा क्या होता है कि हम जिस तरीके के परिवार और परिवेश से आते हैं ना, हुँ, यहाँ पे क्या होता है निखिल कि हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं। हुँ, तो हमारा ये होता है कि हमारी बहन का बच्चा क्या पढ़ रहा है?
हमारे पड़ोसी का बेटा क्या पढ़ रहा है, तो हमको वो भी जस्टिफाई करना रहता है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम नौकरी कैसे करोगे। तो मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, मैं रोते रहा घर वालों के सामने कि यार मत भेजो मुझे, मत भेजो, बट किसी ने नहीं सुना। तो मैं चला गया, 2-4 सेमेस्टर अच्छा किया, बट भजन गाता था, कॉलेज कम जाता था। और फिर लास्ट सेम में ना मेरे 3-4 पेपर बचे थे, और मैंने डिसाइड किया यार कि ये तो करना ही नहीं है। अगर ये किया तो फिर मैं अपनी लाइफ जी नहीं पाऊंगा। तो बस मैंने यार फिर वो अपना बस्ता उठाया और मैं फिर घर आ गया कि अब मुझे इंजीनियरिंग छोड़ देनी है। तो अगर कायदे से देखोगे तो मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री भी नहीं है, मैं छोड़ चुका था। तो आपने इंजीनियरिंग बीच में ही छोड़ दी? बीच में छोड़ दिया यार, मुझे करनी नहीं थी। उसके कितने साल बाद आपने ये मेटल मैशेस का बिजनेस शुरू भाई किया? लगभग 1.5 साल बाद। हम्म 1.5 साल लग गए ये सोचने में कि करना क्या है, हम्म, और करना क्या है तो पैसे कहाँ से आएंगे। और फिर उस बीच में क्या होता है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो ना, तो आपके घर वालों को भी आप चुभने लगते हो। जब आप जितनी रोटियां खाते हो तो घर वाले उसको भी गिनने लगते हैं। तो वो सारे प्रेशर से निकलना पड़ता है, और फिर आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है कि यार ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, जो डिसीजन लिया है तो उसको सही साबित करना है और खुद के लिए करना है। जैसे आप सिंगल चाइल्ड हो, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ भाई। तो वहाँ पे और भी ज़्यादा जिम्मेदारी आ बहुत जाती है। बहुत ज्यादा भाई जिम्मेदारी और प्रेशर। हाँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि क्या होता है कि एक लोग होते हैं हमारे जैसे ही होते होंगे, हमारे माँ बाप जब हमारी एज में होंगे ना, तो उनके भी बहुत ख्वाब सपने रहे होंगे। हो सकता है मेरी मम्मी मिस वर्ल्ड बनना चाह रही होंगी, या वो बहुत अच्छी सिंगर बनना चाह रही होंगी। मेरे पापा चाह रहे होंगे बॉलीवुड में जाएं, काम करें। हाँ। लेकिन पैसे नहीं होने के कारण, रिसोर्सेज नहीं होने के कारण वो फिर नौकरी में लग गए। मेरी मम्मी टीचर रही। तो फिर दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो अपने सपनों को अगले जन्म पे छोड़ देते हैं, और एक वो जो अपने सपनों को अपने बच्चों से पूरा करवाना चाहते हैं। तो मैं दूसरे वालों में आया। मेरे माँ बाप अपने सपनों को मुझ पे देख रहे थे, तो उन्होंने उस हमेशा सपोर्ट किया? सपोर्ट तो क्या भाई, मतलब वही बता रहा हूँ कि उनके सपने मैं पूरे करूं। कि मतलब मेरी मम्मी का था कि हम नौकरी करें, अच्छा तो अगर उनका बस चलता और अगर मैं बन गया होता इंजीनियर, तो बस बिल्कुल वो होती है ना कि सुबह 9 बजे ऑफिस जाओ, शाम को हाँ। 5 बजे आओ, कॉटन की शर्ट, शॉर्टन की पैंट, चप्पट बाल करके जा रहे हैं, और संडे को अल्टरनेट संडे बच्चों के साथ गार्डन घूम रहे हैं। सेम साल मेरी में मम्मी भी ऐसा ही चाहती थी, मतलब हमेशा बोलते थे कि पड़ोस में वो है, देखो उसकी 20,000 रुपए सैलरी है, वो इतना अच्छा कर रहा है। भाई आपकी नहीं, ये मतलब हिंदुस्तान की यही कहानी है कि मतलब हर बात में कहा जाता है कि शर्मा जी के बेटे से सीखो सीखो सीखो। और एक बार बस मैंने पापा जी से बोल दिया यार कि आप भी शर्मा जी से सीख लो भाई। उस उम्र में उनने बैंक पीओ का एग्जाम निकाल लिया था, कार आ गई है, हम अभी भी एक्टिवा में घूम रहे हैं। तो फिर उस दिन से थोड़ा सा ये बात मेरे घर में होना बंद हो गई। अच्छा, पिताजी का कैसा कैसा रिएक्शन था इस बात भाई में? मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सपोर्टिव है। इसका ये मतलब नहीं कि मम्मी खराब है, बट ये है कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कभी किसी चीज के लिए ना मना नहीं किया। मतलब मेरे को लगता है कि जिस तरीके से मुकेश अंबानी ने अनंत अंबानी को पाला होगा ना, उसी तरीके से मेरे पापा ने ना मेरे को पाला है। रिसोर्सेज उतने नहीं थे, चीजें उतनी नहीं थी, बट ये नहीं कि हम एकदम निर्धन थे या वैसा, बट ठीक थी चीजें। लेकिन मेरी ख्वाहिश कभी उन्होंने कत्ल नहीं किया मेरी ख्वाहिशों का। हमारी ख्वाहिश भी छोटी छोटी होती थी कि आज पाव भाजी खाना है, कभी किसी दिन आइसक्रीम खाना है। लेकिन जो भी ख्वाहिश रही अपनी औकात से ज्यादा अगर किसी ने पूरा किया है तो वो मेरे पापा हैं। अगर मैं कभी कल को कुछ बन गया और बड़ा कर लूंगा ना, तो वो उस एक ही आदमी के कारण है जिसके कारण मैं बनूंगा। बड़ा तो आप कर चुके हैं ऑब्वियसली। यार देखो, बड़ा छोटा मतलब एक होता है ना पैमाना तय करना। हाँ। मुझे लाइन याद आती है एक शायर की कि बस जिंदगी को देख के मैं यूं बढ़ता गया, शायद यहाँ, शायद यहाँ, या शायद यहाँ है तू। तो हम जितना ग्रो करते जाते हैं ना, हमको फिर वो लगता है कि यार ये तो आ गए, चाहत इसकी थी। आपके लिए क्या है सक्सेस असल में? भाई सक्सेस मेरे लिए माइलस्टोन नहीं है, सक्सेस मेरे लिए जर्नी है। सक्सेस काम करते चलो, आप जो अचीव कर लेते हो आपकी अचीवमेंट है। आप किसी चीज में प्रोग्रेस कर लेते हो, आपकी प्रोग्रेस है। ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट, ऐसी बहुत सारी प्रोग्रेस, ऐसी बहुत सारी ग्रोथ जब मिलती है ना, तो वो आपको सक्सेसफुल बनाती है। और सक्सेस किसको कहते हैं? हम इतना काम, इतनी मेहनत क्यों करते हैं? कि हम रात को परिवार के साथ अच्छे से सो सके, हम एक साथ बैठ के खाना खा सके, हम दोस्तों के साथ आराम से बातें कर सके, हम टेंशन फ्री रह सके। तो सक्सेस का मूल मंत्र तो यही है। तो मैं वेट क्यों करूं कि यार मैं तब सक्सेसफुल होऊंगा? मैं आज सक्सेसफुल हूं। मेरे पास जब कुछ नहीं था मैं तब भी सक्सेसफुल था। मैं तब भी अपने परिवार के साथ बैठता था, मैं अपने दोस्तों के साथ रहता था, मैं खुश रहता था। तो मैं आज भी सक्सेसफुल हूं, मैं कल भी था, और मैं कल भी रहूंगा। ओके। अभी इसी तरह की एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस और मनी कांट बाय हैप्पीनेस। आपका क्या मानना है इस चीज पे? भाई जो कमा लिए होते हैं पैसा, हम्म
वो ये स्लोगन देते हैं कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस। हुँ, जो नहीं कमाए होते हैं हुँ, या जो नहीं कमा पा रहे होते हैं, हुँ। वो कहते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। तो एक्सक्यूज़ के लिए। हाँ, एक्सक्यूज़ नहीं, ये एक फैक्टर है। वो बोलते हैं ना कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा है या हुँ, कुछ नहीं है। भाई मनी इज़ अ टूल एंड इट्स अ हुँ, वेरी इंपॉर्टेंट टूल। लाइफ बहुत अ, बिना उसके लाइफ बहुत खारिज हो जाएगी, बिना उसके लाइफ को जीना आसान नहीं होगा। हुँ, लेकिन कितना पैसा ज़रूरी है, ये तय आपको करना है, सोसाइटी को नहीं। मैं भी इसका शिकार रहा हूँ। मेरे पास एक छोटी-सी कार होती थी डिज़ायर और बहुत अच्छी चल रही थी और मुझे बहुत मज़ा भी आता था। लेकिन मेरे दोस्तों ने बोलना शुरू किया, "भैया आप पे डिज़ायर सूट नहीं होती, आप पे सूट नहीं होती।" वो इतने बार बोल दिया गया था कि मैं एक दिन घर से फैक्ट्री जाने के लिए निकला और मैं हुँ, सीधा शोरूम गया, मैंने एक क्रेटा खरीद ली। हुँ। तो आज मुझे रियलाइज़ होता है यार मुझे नीड नहीं थी उसकी। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने खुशियों को भी इसलिए एंजॉय नहीं कर पाते ना, क्योंकि हमने दूसरे को दिखाना है, दूसरों को दिखाने के लिए, मतलब सोसाइटी वो को आपको दिखाना है। डिसाइड करना है ना। आपको कार चाहिए, हुँ, कौन सी चाहिए, वो लग्जरी वाली चीजें बात की। आप ब्लेस्ड हो यार, दुनिया में कितने लोगों के पास गाड़ियां नहीं है, दुनिया कि में कितने ऐसे लोग हैं जो खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो आपके पास जो है, आपको उसको एंजॉय करना आना चाहिए। तो मिडल क्लास फैमिलीज़ में बहुत सारे बच्चे हैं जो बिज़नेस तो करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सेम है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? भाई पहली चीज़ ये उनको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि वो बिज़नेस क्यों करना चाह रहे हैं। वो इसलिए तो नहीं करना चाह रहे कि हमने एक ऐसे बंदे को सोशल मीडिया में देखा है जो चाय बेचा और वो करोड़पति बन गया। हुँ, या इसलिए तो नहीं करना चाह रहे हैं कि एक बंदा थोड़े से इन्वेस्टमेंट करके या बैटिंग लगा के आज वो रेंज रोवर या रोल्स रॉयस में घूम रहा है। हुँ, पर अगर आप एक्चुअली आपको लगता है कि आप एक अच्छे बिज़नेसमैन बन सकते हो, हुँ, तो आपको उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और जब आपको पता होता है कि मेरे पास एक कोई प्रोडक्ट है, तो आप बहुत छोटे लेवल से भी उसकी शुरुआत कर सकते हो। हुँ, लेकिन आपको अपने उसपे मेजर रखना या चेक बनाना बहुत ज़रूरी है हुँ, कि आप कितने टाइम तक आप कैश बर्न तो नहीं कर रहे हो। अगर आपके पास खुद का पैसा आपने लगा के धंधा शुरू किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 महीने में हम कितना ग्रो करेंगे, 6 महीने में हम कितना करेंगे और फिर वो एफर्ट आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वो कैसे मतलब मॉनिटर हो रहा है। इनिशियल प्लानिंग होनी चाहिए, बहुत प्लान्स होने ज़रूरी चाहिए, है। बस ऐसा यस, नहीं। यस, यस। आप एक ट्रिप पे जाते हो, आपको गोवा जाना है, तो हुँ, आप पहले फ्लाइट बुक करते हो, आप सर्च करते हो कि कौन-सी फ्लाइट सस्ती पड़ रही है, बजटिंग कौन-सी करते हैं प्रॉपर। होटल सस्ती है। तो जब हुँ, आप एक घूमने के लिए आप इतनी प्लानिंग कर लेते हो, आप दोस्तों के साथ दारू पीने बैठते हो, तो आप स्नैक्स चखने में क्या खाएँगे, हुँ, उसके लिए हुँ। प्लानिंग कर ली जाती है। तो यार ये तो आप अपनी बिज़नेस शुरू कर रहे हो, तो उसके लिए तो बहुत डीपर लेवल में प्लानिंग ज़रूरी है। तो पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी और एआई ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट प्ले किया है हमारी सोसाइटी में। तो आपको लगता है कि पहले के मुकाबले अब पैसा कमाना भी थोड़ा आसान हो गया है? भाई टेक्नोलॉजी या आविष्कार से हमेशा पैसा कमाना आसान रहा है। हुँ, हम अभी मत देखो, आप ये देखो कि कोई तो एक आदमी रहा होगा जिसने तलवार का आविष्कार किया होगा। हुँ, कोई तो एक आदमी रहा होगा उसके बाद जिसने बंदूक निकाली होगी। तो जिसने उस समय भी निकाली होगी उसने बहुत पैसा कमाया होगा। हुँ, जिसने उसके बाद कोई मशीन गन निकाली होगी हुँ, या हुँ, किसी ने हुँ, पहली बार जब हॉस्पिटल बनाया होगा, एक नया लैंडलाइन आई थी, मोबाइल नया आया था, तो हुँ, हर आदमी पैसा कमा रहा है उसमें हुँ। और उससे लाइफ बेटरमेंट की तरफ भी जाती है और कुछ अगर गलत हाथों में पड़ जाए या कुछ टेक्नोलॉजी गलत जाए, तो वो विनाश भी बहुत लाती है। ऐसा ही कुछ लोग अभी ऐसा भी मानते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम एवॉल्व करने की बजाय कहीं न कहीं पीछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है ब्रो, आज टेक्नोलॉजी है इसलिए आप हुँ, और हम यहाँ बैठे हैं। हुँ। हम हार्डली थोड़े समय पहले कनेक्ट हुए हैं। हाँ, हाँ। अगर एक टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐप नहीं होता, तो शायद आप और हम कनेक्ट भी नहीं होते। हुँ। एक अगर टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आती कि मैं यहाँ से 1000-1500 किलोमीटर दूर एक शहर में बैठा हूँ और आपने मुझे फ़ोन किया और मैं 2 घंटे में आप तक पहुँच
आप पहले देते हो, आपने कभी नहीं सुना कि टेक एंड गिव, पहले छीन लो फिर दो, हमेशा दिया जाता है। जैसे हाँ, मैंने कहीं और भी एक बात कही थी कि जब भगवान राम भी निकले वनवास में, हाँ, तो उन्होंने पहले लोगों की मदद की। वो उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि सुग्रीव पहले पास में आए, तो उन्होंने पहले सुग्रीव की मदद की, फिर सुग्रीव ने उनकी। वो हुँ, बाली के पास गए, बाली ने भी उनको ऑफर किया कि यार मैं तो पावरफुल हूँ, बलशाली हूँ, मेरे पास सेना भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, तो तुमको आसानी होगी। तो हुँ, आजकल लोग क्या करते हैं कि जो उनके साथ है, उनको एक कोई बेटर ऑप्शन मिलता है ना, वो वहाँ अपने वाले को छोड़ देते हैं, वो वो शिफ्ट हो स्विच जाता करने है। लगते हैं। तो ये जब उनकी हैबिट बन जाती है ना, तो ऐसे मौका परस्त लोग आप देखना बहुत अच्छा नेटवर्क नहीं बना सकते। थोड़े टाइम के बाद उनकी असलियत लोगों के सामने आ जाती है। तो आप हुँ, एक अच्छा नेटवर्क बनाना चाहते हो, हुँ, जिसमें आपके आस-पास वो लोग रहें जो हुँ, पॉजिटिव हैं, जो अच्छे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, जो आपका साथ दे रहे हैं, तो उसकी एक ही क्वालिटी है कि आप वैसे बन जाओ, जैसे लोग आप अपने आस-पास चाहते हो, हुँ, है ना? जो हमेशा कहा जाता है ना कि यार मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत प्यारी हो, जो खाना भी अच्छा बना ले, जो ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो ऐश्वर्या राय भी हो जाए। तो आपके अंदर ऐसा क्या है कि वैसी लड़की आपको मिले? तो हुँ। आपको अपने अंदर वो क्वालिटी जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं वो? भाई बहुत सारी मैंने बताया ना कि एक तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, हुँ, आजकल जो है नहीं लोगों में। हुँ। क्योंकि आज जहाँ 30 सेकंड में लोग रील्स बदल दे रहे हैं, 20 मिनट में उनको हुँ, हुँ, डोमिनोज़ से हुँ, हुँ। खाना चाहिए, तो वहाँ पे लोगों के पास ना रिश्तों को लेके भी पेशेंस नहीं है, इसलिए आजकल इतने डिवोर्स हो रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आप में पेशेंस आ गया, पेशेंस किस चीज़ों में कि मुझे आज निखिल मिला है, हाँ। तो मैंने निखिल से एक चीज़ बोली कि यार निखिल मेरा ये काम करवा देना। तो अगर निखिल नहीं करा पा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं निखिल से संबंध खत्म कर दूँ। हो सकता है आज नहीं 3 साल, 4 साल, हाँ। 5 साल बाद निखिल मेरा एक काम करा देगा या निखिल ने मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखी है, तो मैं करा लूँगा। जब ये पेशेंस आ जाएगा ना यार रिश्तों में, हुँ, जब ये पेशेंस आ जाएगा अपने काम में, हुँ, तब चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। हुँ। तो जो ये हमारे रिश्ते होते हैं, किसी भी तरह का, दोस्ती का, भाइयों का, किसी भी तरह का, ये रिश्ते सिर्फ़ गिव एंड टेक पे चलते हैं या आउट ऑफ लव चलते हैं? भाई दोनों चलता है। गिव हुँ, एंड टेक भी होता है, वो लव का ही होता है ना। हुँ, मैं जब प्यार दूँगा तो मुझे प्यार मिलेगा। हुँ, आप ऐसा एक भी आपका रिश्तेदार नहीं होगा आप जिसको बोलो भाग साले यहाँ से तुम निकलो और वो आपको अरे नहीं भैया आई लव यू बोले, ऐसा नहीं होता। एक माँ-बाप का ही रिश्ता ऐसा होता है हाँ, कि जो आप कई बार धुतकारोगे भी तो आपको अगले दिन आपको रोटी मिल जाएगी। पर हुँ, आजकल तो वो भी चीज़ें बहुत कम होने लग गई है। क्योंकि अब वाली जनरेशन जो माँ-बाप बन रही है उनका भी पेशेंस, उनका ईगो वो इतना छोटा हो गया है। आप देखिए एक ही घर में लोग बोलते हैं कि यार मैं अपने सगे भाई से बात नहीं करता और बहुत प्राउडली बताते हैं कि मेरी उससे नहीं जमती। वो ऐसा है, वो वैसा है। हर आदमी यहाँ रील कटेगी मैं बता रहा हूँ। हर आदमी आपको ये बोलता हुआ मिलेगा कि मेरे रिश्तेदार बहुत खराब है। हाँ। पर यार ये तो सोचो तुम भी किसी के रिश्तेदार हो। हुँ, तो हुँ, क्या हुँ, हुँ, आपके हुँ, रिश्तेदार आपके लिए शब्द तो नहीं यूज़ कर रहे हैं? हुँ, अगर आप भी हो, आप भी किसी के रिश्तेदार हो, आप ऐसे बन जाओ जैसे रिश्तेदार आप खुद के लिए चाहते हो। ऐसा हाँ। हर आदमी सोचने लग जाए ना, तो यार रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे ये क्योंकि चीज़ ना आजकल बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है। ख़ैर मैं इस चीज़ में बहुत लकी हूँ, मेरे हुँ, मामा के यहाँ से, बुआ के यहाँ से, हर जगह से रिश्तेदारी सबसे अच्छी है। हुँ, और ये चीज़ बहुत बहुत अच्छा, मतलब कभी भी कहीं फँसते हैं, तो आदमी सबसे पहले किसको याद करेगा? यार दोस्तों के बाद फिर भी इंसान एक्सपेक्टेशंस बाद की में हाँ। सोचता है। पहले अपना घर पे बताएगा, रिश्तेदारों को बताएगा और वहाँ से जो इमोशनल सपोर्ट मिलता है। ठीक है, मैं पूछना चाहूँगा निखिल कि हाँ। मान लो बाय चांस तुम रात को किसी होटल में लड़की के साथ पकड़ा गए, तुम फँस गए, हुँ, तो तुम अपनी मामा को फ़ोन करोगे कि बुआ को फ़ोन करोगे या दोस्तों को फ़ोन करोगे? मैं भाई को करूँगा। भाई को करोगे। चलो नाइस जवाब है। नहीं मतलब ये तो इल्लीगल भी नहीं है ना, तो पकड़ने की तो हाँ, बात ही नहीं है ठीक बात है। कोई। आप किसको करोगे? भाई मैं तो किसी को फ़ोन करूँगा ही नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं खुद ही सक्षम हूँ बचने के लिए, मैं ऐसा काम करूँगा ही नहीं यार कि मुझे कभी ऐसा फ़ोन करना पड़े। ठीक है, वापस से हम आते हैं आपके हुँ। बिज़नेस के साइड पे। मूवी प्रोडक्शन और मैशेज़ के बिज़नेस के अलावा आपने रोल बॉल कम्युनिटी क्रिएट की है। तो एग्ज़ैक्टली रोल बॉल कम्युनिटी का काम क्या है? भाई रोल बॉल कम्युनिटी इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइज़ेशन हुँ, और ये जैसे बाकी ऑर्गेनाइज़ेशंस होती है उसी तरीके से है, लेकिन इसका एरिया ऑफ वर्क थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हुँ, हमने 360 डिग्री जो लाइफ बैलेंस करने की चीज़ होती है ना, हुँ, हमने उस तरीके की एक्टिविटीज़ को रोल बॉल स्किल्स, रोल बॉल टॉक्स, रोल बॉल लाइफ़स्टाइल, रोल बॉल सोशल, रोल बॉल कनेक्ट हमने ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि एक आदमी को अपने बिज़नेस, अपने परिवार, अपने दोस्तों के अलावा जो चीज़ें चाहिए होती है, जो करना चाहता है, क्या-क्या चीज़ें हैं वो? भाई बहुत सारी है कि लाइक वी रेगुलरली डू मेडिटेशन, वी हुँ, प्ले क्रिकेट, वी गो टू हुँ, मूवीज, हम रिट्रीट ऑर्गेनाइज करते हैं, हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। हर आदमी चैरिटी करना चाहता है लेकिन कई बार उसकी हुँ, पॉकेट अलाउ नहीं करती। तो अगर मुझे किसी एक बंदे की मदद करना है 1000 रुपए से लेकिन मेरी जेब में 1000 रुपए है ही नहीं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 100 है, तो मेरे पास ऐसे 10 लोग हैं जो 100 100 देंगे। पर्पस है उसकी मदद करना।
तो हम उसकी मदद कर लेंगे और हमारा एक पार्ट जो है उस चैरिटी में वो लग जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो हम इसमें तो ये regularly जो करते सोशल हैं। हेल्प का आइडिया है या फिर लोगों की मदद करने का, चैरिटी का, लोगों के डेवलपमेंट का, ये अभी आया या बचपन से ही आपके अंदर था? भाई शुरू से है, क्योंकि हमने हिंदुस्तान के हर घरों में ना पहली रोटी गाय के लिए बनती है, दूसरी रोटी कुत्ते के लिए बनती है, तीसरी आपके लिए बनती है। तो आप तो बचपन से देखते आए ना कि पहले आपको दूसरों के लिए करना है। आपके घर कोई मेहमान आता है और आपकी थाली में 2 रोटी होती है, तो हमको ये नहीं सिखाया जाता कि बेटा तुम चुपचाप खा लो। हमारे ये सिखाया जाता है कि उनको बैठाओ, एक रोटी आप खाओगे, एक रोटी हम खाएंगे। तो वो चैरिटी नहीं है, ये है लोगों की मदद करना, ये हमारे व्यवहार में है, ये हमारा नाड़ी केंद्र है, ये हमारे संस्कार है। तो हम वही हैं, तभी तो लोग बढ़े हैं ना कि हम जब एक दूसरे की मदद करेंगे, वो भाव हमारे मन में आएगा, तब तो ये जो हिंदुस्तान है जो सोने की चिड़िया कहलाता था, वो फिर से सोने की चिड़िया बढ़ेगा, जब हम सब इस फीलिंग को वापस जीने लगेंगे जैसे पहले लोग जीते थे। ओके, सर दरअसल मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि आपके बहुत सारे करियर्स हैं। आप फिल्म नहीं, प्रोड्यूसर बहुत सारे भी हैं। करियर नहीं है दोस्त, मैंने ना बहुत सारे करियर से होते कुछ चीजें चूज की है। हाँ, मतलब मैं पहले भजन गाता था, कविताएं करता था, तो हाँ, वो हाँ। पुराना चीजें हो गई, लेकिन उसके कंटेंट इतने मौजूद है ना, तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं अभी भी भजन गा रहा हूँ। अच्छा, कुछ को अपनी कोई लगता है कविता सुना दीजिए ना अपनी। मैं कविताएं सुनाऊं। कैसी कविता सुनना पसंद करोगे, कुछ मोटिवेशनल या कुछ कैसी? किसी भी तरह की, जो आपकी सबसे फेवरेट जो हो। मेरी फेवरेट तो यार एक बहुत अच्छी कविता है, मोटिवेशनल है, हम्म, कि पा ही लेंगे आखिर मंजिल, हम्म, ये राहों की मोहताज नहीं। हम्म, पा ही लेंगे आखिर मंजिल, हम्म। ये राहों की मोहताज नहीं, साथ है उम्मीदों का, कल होगा वही जो आज नहीं। तट पर बैठे ख्वाब को ख्वाब ही रह जाना है, जो सिर्फ सोचते हमें चाहिए बड़ा, मेहनत कुछ नहीं करते, कि तट पर बैठे ख्वाब को ख्वाब ही रह जाना है, गहरी तह तक जाना होगा, मोती जो तुम्हें पाना है। उठना है और भी ऊपर, है ऊंचाइयां पुकारती, है अपार क्षमताएं तुम में, आशाएं तुम्हें निहारती। मुश्किलें कब ठहरी, जब है चट्टानी इरादा, खुद से ही कर रखा है जब हमने ऊंचाइयों का वादा। लेकिन जीवन के हर पथ पर माली पुष्प नहीं बिखराता है, प्रगति का पथ अक्सर पथरीला होता है, और उन्नत शिखर से गिरकर जो भी हंसते हैं, नए शिखर की तलाश में कदम उन्हीं के बढ़ते हैं, कदम उन्हीं के बढ़ते हैं। बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। समझ नहीं आई होगी? नहीं, नहीं, मुझे बहुत, मेरी हिंदी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब मैं भी अच्छा। पोएट्रीज़ करता था। अरे वाह। हाँ, हाँ। मैं सुनाऊँगा रिकॉर्डिंग के बाद, हाँ, ऑब्वियसली हाँ, आपको सुनाऊँगा। मैं शायरी भी करता था, मैं रैप भी करता था। तो आपने कोई रोमांटिक रोमांटिक शायरी, रोमांटिक पोएम लिखी है? रोमांटिक पोयम मैंने भाई एक लिखी थी, जो हुँ, मैंने लिखा था कि कब तक अपने होठों को बंद कर अपने ही दिल को जलाओगी, हुँ, कैसे कह पाओगी अगर इतना तुम शर्माओगी, हुँ, लो मैं कहता हूँ आई लव यू, हुँ। क्या सेम टू यू कह पाओगी? किसके लिए लिखा था ये? भाई बहुत सारे लोग के लिए लिखा था, हम तो सेंड टू ऑल ब्रॉडकास्ट का ज़माना है, तो कोई भी चीज़ किसी एक को क्यों देना? आपने कोई अच्छी चीज़ का अगर आविष्कार किया है, तो सब हाँ, तक पहुँचा दो यार। तो इसका सक्सेस रेट कितना मिला? भाई है कि डिस्टिंक्शन से पास चल रहा है तुम्हारा भाई। ठीक है। तो आपके प्रोडक्शन वाली चीज़ पर आते हैं, लेकिन उससे भी पहले आप रायपुर से बॉम्बे गए और मैंने देखा है आप ज़्यादातर सेलिब्रिटी से कनेक्टेड हैं, आप बहुत अच्छे-अच्छे लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सीधा आपसे मिल गए। तो आपका किस तरह से कनेक्शंस बिल्ड हुए मुंबई में? भाई बहुत मेहनत लगी, हुँ, और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि पहला जो रूल होता है ना कि आप एक तो किसी से उम्मीद मत रखो, हुँ, और दूसरा पेशेंस। हुँ, मतलब मैं पहली चीज़ बताता हूँ आपको, पहली बार मैं किसी सेलिब्रिटी से मिला था, वो इंडिया के बहुत बड़े संगीतकार थे, रविंद्र जैन जी, हुँ, जिन्होंने, जो अब नहीं रहे, जिन्होंने हुँ, जिन्होंने इतने सारे हिट गाने दिए यार, घुंघरू की तरह बजता ही हुँ, रहा हुँ, हूँ हुँ, मैं, हुँ, राम तेरी गंगा मैली हो गई। हुँ। हम रामायण के जो गाने, महाभारत के जो हम सुनते हैं, अलिफ लैला के, लास्ट लेटेस्ट उनकी जो फ़िल्म थी वो विवाह थी, शाहिद विवाह, कपूर उसके वाली। गाने हर शादी के हर एल्बम कोई में रहते बजते हैं। हैं सारे, और अभी हाँ, रामायण के जो गाने सब हिट हो रहे हैं वो रविंद्र हाँ, जैन की ही हाँ, हाँ, आवाज़ हाँ, में है। तो हाँ। मैं जिस शहर में रहता हूँ, रायपुर, वहाँ से हुँ, पास में मेरा होम टाउन है राजिम। हुँ, तो मुझे पता चला कि रविंद्र जैन जी का कार्यक्रम राजिम में है और वो इस एक होटल में रुके हुए हैं। तो हुँ, मैं मिलने पहुंचा, मैं आज तक इससे पहले किसी सेलिब्रिटी से मिला नहीं था, और मैं लगभग 11-12 बजे दोपहर को उस होटल पहुंच चुका था। हुँ, बार बार हम पूछ रहे थे कि कब मिल सकते हैं, तो उनके पीए जो थे सुरेश भाई, अब तो बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उस समय थोड़ा वेट करिए, अभी टाइम है, टाइम है। हुँ, और हुँ, हम 8-10 लोग मिलने आए थे, और हर 2-3 घंटे में एक एक दो दो बंदे चले जा रहे थे। मैं उनसे मिला रात को 8:30 बजे। हुँ, लगभग 8.5 घंटा मैं उस लॉबी में बैठा, पेशेंस के साथ उनका वेट कर रहा था कि यार मुझे उनके साथ सिर्फ एक फोटो खिंचाना है।
तो वहाँ सिर्फ मैं ही बचा था आखिरी में फ़ोटो खिंचाने के लिए, बाकी सब आए थे चले गए थे। अगर मैं भी वो पेशेंस लूज़ कर दिया रहता, तो शायद आज जो मेरे कनेक्ट है बॉम्बे के वो उतने नहीं होते। मैं पेशेंस के साथ बैठा था, मैं रविंद्र जैन जी से मिला, एक फ़ोटो खिंचाने की बात थी, उससे कुछ होता नहीं। लेकिन जब मैं फ़ोटो खिंचाने गया, तो वहाँ पे बात चल रही थी कि दादू को क्योंकि दिखता नहीं है और उनको व्हीलचेयर की ज़रूरत है और कमोड की ज़रूरत होती है वहाँ पे जाने में, और उस समय इंडियन टॉयलेट्स का क्रेज़ ज़्यादा होता था। तो मैंने बोला मेरा घर है वहाँ पे रांची में, और मेरे घर आपको वेस्टर्न टॉयलेट भी मिलेगी और व्हीलचेयर का भी अरेंजमेंट हो जाएगा। तो दादू ने बोला यार चलो फिर इस लौंडे को बैठा लो अपनी गाड़ी में। तो मैं बैठ गया, साथ में गया, और इतने गुणी आदमी के साथ आप बैठे हो, उनसे ज़्यादा गुणी संगीतकार अभी पूरे बॉलीवुड में कोई नहीं है। अभी भी। तो हाँ, अब तो वो रहे नहीं, लेकिन उनकी जो मतलब क्रिएशंस हैं, उनके जो गाने हैं, उनके जो भजन हैं, उनकी जो पोएट्री है, वो कमाल है। तो वहाँ बैठा तो थोड़ा क्लोजनेस बढ़ी, बहुत कुछ सुना, बहुत सारे किस्से सुने राज कपूर साहब से लेके लता मंगेशकर, मुकेश, सुरेश वाडेकर जी के, और उन्हें नंबर एक्सचेंज कर लिया। फिर मुझे लगा आई गई बात हो गई, बहुत ये खुशी तो हुई होगी तब तो। बहुत खुशी भाई, मतलब मैं बता नहीं सकता। हाँ। फिर 2-3 महीने बाद उनका फिर शो हुआ, तो उनके तरफ से मुझे कॉल आया कि उनकी तरफ से मुझे कॉल आया, मैंने उठाया, बोला जी दादू बोलिए। तो बोले हम वापस रायपुर आ रहे हैं और तेरे घर आएंगे चाय पीने। तो आप सोचो यार कि अगर कोई इतना बड़ा लेजेंड खुद से आपको फ़ोन कर रहा है, फिर वो मेरे घर आए और उन्होंने मुझे बोला कभी बॉम्बे आओ, तो मैं उन्हें बोला और अपन बोरिया बिस्तर उठाया, अगले हफ्ते पहुंच गए, उनके घर गए। तो फिर धीरे-धीरे मैंने बम्बई आने जाने का सिलसिला शुरू किया। हाँ। और फिर क्या होता था कि आप जब बैक स्टेज होते थे तो आपको बहुत सारे स्टार्स के, आर्टिस्ट के मैनेजर लोग मिलते थे, तो पहले उनसे दोस्ती हुई। मैं अमिताभ बच्चन साहब के ड्राइवर हैं राजू भाई, मतलब मैं तो इसमें खुश था कि मैं अमिताभ बच्चन के ड्राइवर के साथ बैठ के चाय पी रहा हूँ, मतलब एक ज़माना वो भी था। तो आज बहुत से हाँ। ऐसे लोगों के मैनेजर हैं जिन्होंने हमको धुतकार के भी भगाया है, जिन्होंने गालियाँ भी बकी है, जिन्होंने अपमान भी किया है, रोना भी आता था कि यार कैसे ट्रीट कर रहे हैं ये लोग, कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर लगता है कि ठीक है, मतलब वो उन्होंने कर दिया, लेकिन मेरा काम था लगे रहना, पेशेंस के साथ लगे रहना। तो आज भी लगे हुए हैं भाई, आज जो थोड़ा बहुत अचीव किया है, वो 3 साल बाद और बड़ा हो जाएगा, वो उसके 3 साल बाद और बड़ा होगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मैं कभी लंदन जाऊँ, तो लंदन के पीएम का और लंदन के मेयर का फ़ोन आना चाहिए कि ब्रो आर यू इन लंदन? तो मैं बोलूँ यस, तो बोले चलो कम लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। तो ये वाला नेटवर्क जब होने लगे तो मज़ा आया। मैं दुबई उतरूँ तो मुझे वहाँ के शेख का फ़ोन आना चाहिए कि चलो आज शाम की चाय हमारे साथ पियो। एंड ये वादा है मेरा, ये बहुत जल्दी पूरा करूँगा। तो बॉलीवुड के अलावा आप बाहर के इंडस्ट्री या बाहर के गाने भी सुनते हैं? मैं सुनता हूँ भाई, मैं बॉलीवुड बहुत कम सुनता हूँ। मुझे गज़ल बहुत पसंद है, मुझे फ़ोक बहुत पसंद है, मैं कोक स्टूडियो बहुत सुनता हूँ। मैं आजकल राहगीर को बड़ा सुनता हूँ। तो अलग-अलग तरीके का म्यूज़िक, अलग-अलग पाकिस्तानी चीज़ें। म्यूज़िक किस तरह का लगता है? भाई बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, और अभी तो उस्ताद चाहत फ़तेह अली खान साहब जो आए बद्दोबत्ती लेके, तो मैं तो फ़ैन हो गया। तो मतलब जोक अपार्ट्स, पाकिस्तान के जो सिंगर्स हैं, वहाँ के जो आर्ट है, टैलेंट, तो उनमें कमाल का भरा हुआ है। तो मतलब अगर वो सारे गाने गाने लग जाएँ तो भाई वो सबसे सुरीला देश हो जाएगा। लेकिन अभी पिछले कुछ साल से इंडिया में पाकिस्तानी एक्टर्स और वहाँ के जो सिंगर्स हैं उनके शोज़ भी बंद करा दिए हैं। तो कहीं न कहीं इसमें म्यूज़िक इंडस्ट्री का ही नुकसान हो रहा है। लाइक भाई क्या लोगों होता है, देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक होता है कि एक का बच्चा है, वो बड़ा प्यारा है, आपके घर आ रहा है। आपके घर आपके एक पड़ोसी का बच्चा आता है, आप उसको प्यार करते हो, सब चीज़ करते हो, लेकिन उसके माँ-बाप आके हमेशा आपसे लड़ते रहते हैं। उसके माँ-बाप आपके घर आएँगे, गंदगी करके चले जाएँगे। तो एक टाइम के बाद आपको क्या लगेगा? बच्चे को बुलाना ही नहीं है। बुलाना नहीं है। पहले उसके माँ-बाप सुधर जाएँ, वो सीखें, तब आप बच्चे को बुलाने लगोगे। या आप बच्चे को प्यार तो करोगे, आप बाहर करोगे, लेकिन एक दूरियाँ बना लोगे। तो ये ना दोनों तरफ से होती है यार, हम ये बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि एक तरफ तुम जो है हमारे देश में गोलीबारी करो, एक तरफ हमारे देश को तोड़ने की साजिशें करो, और हम तुम्हारे यहाँ पुचकारते रहे। तो ये अब वो पुराना वाला भारत है नहीं। ये तो वो फिर यहीं भारत से है, पूरा हाँ, मैंने बताया ना कि गिव एंड टेक वाला मामला है, यहाँ टेक एंड गिव तो है ही नहीं। आप जैसा दोगे, आपको वैसा मिलेगा। आपको इतने साल प्यार दिया ना। अगर वो सिर्फ पाकिस्तान में रहते तो वहाँ के सिंगर इतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे। वहाँ इतने पैसे भी नहीं है, वहाँ इतने लोग नहीं है। टिकट्स खरीद लोग पे करके आना शोज में पसंद नहीं करते हैं। हाँ, अभी एक रैपर है वहाँ पे, यंगस्टर्स करके एक क्रू है, तलहा अंजुम है उसका आर्टिस्ट का नाम है। वो इतने फेमस हो गए हैं पाकिस्तान में जितना शायद कभी बोहेमिया थे या फिर और कोई बड़े रैपर रहे हैं, बड़े म्यूजिशियंस रहे हैं, जैसे यूएस में टुपाक शाकुर थे। वो उतने पाकिस्तान में फेमस हो गए हैं, लेकिन
अभी तक उनके पास इतना भी पैसा नहीं है जितना हमारे यहाँ पे अंडरग्राउंड रैपर्स कमा रहे हैं। भाई वही चीज़ बता रहा हूँ कि आप अपना मूल जो आपका फंडामेंटल है ना, आप जब तक उसको नहीं सुधारोगे, आप अच्छे बन ही नहीं सकते, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। मतलब आप मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे बिज़नेसमैन हैं जो अच्छे हैं, तो वो देश छोड़ के कहीं और दूसरे देश में शिफ्ट हो रहे हैं। दुबई बहुत चले गए, सारे कहीं और आर्टिस्ट चले गए। हैं, मैं जानता हूँ कि एक आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल मिस्टर बीन के जैसे दिखते हैं, आसिफ भाई है। तो वो बिल्कुल मिस्टर बीन की कॉपी है, वो पाकिस्तान के बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। उनके कई बार फ़ोन आते हैं कि दर्शन भाई हम ऑनलाइन कैसे कुछ इंडिया के साथ कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन फिर भी मतलब मैं चाह के भी कुछ वैसी हेल्प नहीं कर पाता या नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देश पहले होना चाहिए। बहुत से लोग ज्ञान दे देते हैं ना कि यार आर्ट सरहदों से पार है। तो भाई फिर सरहद बनानी ही नहीं थी। अगर ऐसा होता तो फिर वो एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए, जो उनका है भी नहीं, वो लड़ाई नहीं करते। बिल्कुल। जैसे आप इंडिया के बाहर भी काफ़ी, मैंने देखा है आपके फ़ोटोज़ देखे, आपने बहुत ज़्यादा लोगों से आप कनेक्टेड हैं, ट्रैवल भी किया है। तो बाहर के किसी आर्टिस्ट के साथ आपके हैं कनेक्शंस पाकिस्तान के अलावा कहीं और? भाई है, मतलब मैं दुबई के कुछ इन्फ्लुएंसर सिंगर्स को जानता हूँ, मैं अफ्रीका के 1-2 सिंगर्स को जानता हूँ। अमेरिका अफ्रीकन में सिंगर्स, अफ्रीकन म्यूज़िक आपको पसंद है? हाँ, मुझे पसंद आता है, मुझे मज़ा आता उनका है। डांस बहुत अच्छा हाँ, लगता है। समझ नहीं आता बट मुझे पसंद आता है, एन्जॉय हुँ। करते हैं कभी आप ज तो पार्ट उनसे उनसे कैसे कनेक्ट किया आपने? भाई सोशल मीडिया यार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जिस भी शहर जा रहा हूँ तो वहाँ के अगर कुछ लोकल लोग हैं तो मैं सर्च करता हूँ वहाँ के लोकल पेजेस से कि वहाँ के कोई आर्टिस्ट होंगे, इन्फ्लुएंसर होंगे, बिजनेसमैन होंगे, और मैं देखता हूँ कोई कॉमन तो नहीं मिल रहे हैं, तो उनके थ्रू किसी से मिल लो या आप डायरेक्ट पिच कर लो, कनेक्ट कर लो। तो जो आर्टिस्ट है, जो लोग हैं, सब हमारे जैसे ही लोग हाँ, हैं। हाँ, हाँ, तो आप हाँ। जब मैसेज डालते हो जवाब आता है, तो मिलते हैं और नेटवर्क बनाने का सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है। हुँ। तो ये सब तो अच्छी-अच्छी बातें हो गई, अच्छी-अच्छी चीज़ें हो गई। बॉम्बे का कोई सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या था आपका? भाई बहुत सारे रहे हैं, बट वो हुँ। बुरा एक्सपीरियंस मैं इसलिए बुरा नहीं मानता। मुझे लगता है कि सफलता ना आपको मज़ा तभी देगी जब आपको असफलता का स्वाद पता हो, हुँ। है ना? मुझे अच्छी चीज़ों का एहसास तभी होगा जब मुझे खराब चीज़ों का ना अनुभव हुआ हो। तो मैं उनको याद नहीं रखता या उनको बहुत ज़्यादा कहता नहीं हूँ। बट हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं, उनको याद भी रखना ज़रूरी है, ताकि आप ना वो हम्बल एटीट्यूड अपने अंदर ज़िंदा रख सकें कि यार आप वो सारी चीज़ें फेस करके आए हो, वो सारी शर्मिंदगी, वो सारी बेइज़्ज़ती, वो सारी ज़िल्लतें, वो सारी गालियाँ सुनते हुए आप आगे आए हो। तो मुझे लगता है कि उसको बखान करना या उसको बताना किस्सा शायद उतना मुनासिब नहीं है। बट हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्त की जो ओके। करते हुए आए हैं। बुरा नहीं और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन-सा था? भाई सबसे अच्छा तो बहुत सारा रहा है। कोई एक पहली बार सबसे फ़ेवरेट? रविंद्र जैन जी से मेरा मिलना हाँ। बड़ा अच्छा था। उसके बाद जब मैं पहली बार शैलेश लोढ़ा जी से मिला, उन्होंने मुझे टीवी सेट पे बुलाया। वो हुँ। एक्सपीरियंस मेरे लिए बड़ा कनेक्ट कमाल कैसे का किया था। था उनसे? शैलेश लोढ़ा जी भी वही था यार, रायपुर आए थे एक शो में, तो मैं अच्छा। होटल पहुँच गया सुबह मिलने के लिए, तो मैं मिल नहीं पाया, भीड़ बहुत थी, रात को मिल नहीं पाया था, तो मैं सुबह पहुँचा कि मुझे लगा यार इस फ्लाइट से वो जा रहे होंगे, तो मैं बैठा रहा और मैं मिला और मैंने बोला सर एक कविता मैंने लिखी है, आप सुन लेंगे तो अच्छा होगा, और वो अच्छे इंसान हैं, उन्होंने सुनी और उन्होंने अपने पीए का नंबर दिया, बोले कि मेरे पीए को फ़ोन कर दो, तो वो बताएगा कभी कुछ होगा, तो मुझे लगा यार बड़े लोग हैं, कहाँ याद होगा। बट ये अप्रैल की बात थी और मुझे सितंबर में उनके पीए का फ़ोन आया कि आप शूट पे आइए, 2013 की बात है, 10 साल हो गए। और मैं जब पहली बार सेट पे गया, तो शैलेश लोढ़ा जी से जब मैं उनकी वैनिटी वैन पे मिलने गया, तो उन्होंने बोला, "यार दर्शन, तुमने उस दिन रायपुर में जो कविता सुनाई थी, तो वो कविता तुम मुझे सुनाओ।" तो मुझे लगा यार इतनी बड़ी शख्सियत को, वो 4 महीने पहले एक फैन बॉय जैसा कोई लड़का मिला और उनको वो चीज़ याद है। तो ये मेरे लिए भी सीखने को था कि बड़ा आदमी तभी बनता है जब उसके पैर ज़मीन पे होते हैं। अगर आप हवा पे उड़ते रहें तो आप आसमान तो छू लेंगे, लेकिन आपका कद छोटा हो जाएगा। तो आपका कद तभी बड़ा होता है जब आपका सर आसमान पे हो लेकिन पैर ज़मीन पे हो। और ये चीज़ मैंने भी देखी है कि अक्सर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा है जो बिल्कुल हम्बल नहीं है। अच्छा, हाँ। कौन-कौन? भाई बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम क्यों बताऊँ? मतलब आपको आस-पास में ही मिल जाएँगे दोस्त। पता है क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि सक्सेस जो है ना वो माइलस्टोन नहीं है, सक्सेस जर्नी है, सक्सेस एक कॉमा है। हर चीज़ में सक्सेस है। आप सोचते हो कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है और आप कल सुबह 5 बजे उठ जाते हो तो वो आपके लिए एक सक्सेस है। हाँ। आपको लगता है कि मुझे आज से डाइट स्टार्ट करना है और आप कर देते हो तो वो आपके लिए सक्सेस है। तो हर वो छोटी चीज़ जो हम करना चाहते हैं, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलते हैं, वो हमारे लिए सक्सेस है। तो वो सक्सेसफुल लोग हमारे एक आम तौर पे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि वो अचीवर्स हैं, जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया है। सक्सेसफुल तो यार हम सब हैं। आपके पिता सक्सेसफुल हैं। उन्होंने बिल्कुल एक है। संतान को इस लायक बना दिया है कि अब वो परिवार पाल रही है। तो सक्सेसफुल आप हैं, आपके पिता सक्सेसफुल हैं, आपकी हुँ, माँ सक्सेसफुल है। तो हम हुँ। सब सक्सेसफुल लोग हैं।
ओके। वैसे मैंने आपके एक वीडियो भी देखा था जहाँ पे आपने ऐसा बोला था कि आपका गोल ही था, आपका एम ही था बिलियनियर बनना। हम्म। हुँ? तो क्या वो एम बदला या एम अचीव हो गया? भाई बिलियनियर बनना मेरा गोल था, हाँ, वो थोड़ा बचपना था, हाँ। बट गोल बड़ा क्लियर था। हाँ, हाँ, जब हाँ। थोड़ी समझ आने लगी तो मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज किया हुँ, कि फर्स्ट आई वांट टू बी बिलियनियर, नाउ आई वांट टू बी एनलाइटेंड बिलियनियर। कि मुझे पैसे तो चाहिए ही चाहिए, बट मुझे एनलाइटमेंट होता है कि यार मुझे थोड़ी शांति, हुँ, सुकून, मतलब मेरा प्रारब्ध क्या है, मुझे थोड़ा मेडिटेशन पे जाना है, मुझे धर्म से जुड़ना है, मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है, मुझे हुँ, लोगों की मदद करना है, हुँ, किसी और भी कुछ और भी लोग हैं जिनकी मैं लाइफ को बेटर बना सकता हूँ, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, किसी की मदद कर सकता हूँ। हुँ। मुझे वो वाली सारी चीज़ें भी करनी है। ओके। लखपति, करोड़पति अक्सर इंडिया में मिडल क्लास लोग इतना ही सोचते हैं कि चलो मैं 1 करोड़ कमा लूँगा। मैक्सिमम 10 करोड़ होगा या फिर 1 प्लॉट ले लूँगा, ज़मीन ले लूँगा। आपने सीधा बिलियंस के बारे में क्यों डिसाइड किया? भाई मेरे पास तो लाख भी नहीं थे, मेरे हाँ। पिताजी के पास भी नहीं थे, बट हुँ, उन्होंने जिस तरीके से रखा और जैसा मुझे ट्रीट करते थे ना, तो मुझे लगता था कि मैं एक करोड़पति बाप की तो औलाद हूँ। हुँ, तो फिर जब मैं करोड़पति बाप की औलाद हूँ, तो फिर मैं हुँ। अरबों के ही बारे में सोचूंगा ना। तो मैंने सीधा, और मुझे हमेशा कहा जाता है कि सपने बड़े देखो। हाँ। तो जो बड़ा है, आप हुँ, उसको देखोगे तो क्या होता है कि वो छोटे जो टारगेट्स है ना, वो बहुत जल्दी अचीव हो जाते हैं। हुँ। लाख कमाना बहुत आसान है, अगर लेकिन मेरा टारगेट ही लाख का होता ना, तो मेरी अभी बहुत जद्दोजहद ना उस लाख में लगी रहती। लेकिन जब एक टारगेट बड़ा होता है, तो उसके नीचे के जो अचीवमेंट्स है, वो आप ईज़ी हो फोकस्ड वे जाता में जब आगे बढ़ते हो, तो उसको अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। है। हुँ। इसी तरह से जो आपका जिस तरह का व्यवहार है, जो माइंडसेट है, या मैंने देखा है ऐसे लोग जो अपने इनिशियल स्टेज में रेबेलियस होते हैं बहुत ज़्यादा, जो सोसाइटी के खिलाफ या किसी एक चीज़ के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत रखते हैं, वो कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं। और जो सोसाइटी के साथ-साथ गो विद द फ्लो वाले लोग होते हैं, वो वैसे ही रह जाते हैं। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि रेबेलियस होना भी एक अच्छी क्वालिटी है एक इंसान के अंदर? भाई इसका ये मतलब नहीं कि हर आदमी हर चीज़ के लिए रिबेलियस हो जाए। हाँ। मैंने सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो गो विद द फ्लो में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे रिबेलियस भी देखे हैं जो अपनी ज़िंदगी तबाह कर चुके हैं। रिबेलियस तो एक वो भी लड़की है जो रात को अपने माँ-बाप से लड़ती है कि मुझे रात को 2 बजे तक आप पब जाने दो। रिबेलियस तो वो लड़का भी है जो घर पे ज़िद करता है कि मुझे गांजा पीना है। तो रिबेलियस होने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िद पे अड़े रहो। रिबेलियस होने का मतलब ये है कि जब आपका जो गोल है, आपके जो ख्वाब हैं, वो बहुत क्लियर है और आपको आसपास के लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आपकी वो क्रांति या रिबेलियन नहीं है, वो आपकी ज़िद है। हुँ, वो आप खुद के लिए कर रहे हैं कि यार हुँ, मुझे ये चाहिए। अगर उस रास्ते पे कोई भी आएगा, तो आपको चूज़ करना है वो या आपका गोल। ऐसे मौके हम सबके पास आते हैं, और बहुत सी बार वही डिसीज़न होता है, जो ये तय करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे या हुँ। असफल होंगे। आपकी लाइफ में कौन-सा था ऐसा सबसे मुश्किल डिसीज़न कौन-सा था? भाई यही था, मतलब मेरी मम्मी को मेरा गाना बजाना ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं था। म्यूज़िक छोड़ दिया? और नहीं, 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 मतलब मैं करता ही था। मतलब मुझे याद है कि एक रात मेरी मम्मी और पापा ने बोला कि भाई ये सब बंद करो, तुम सिर्फ़ काम-धंधा करो या तो घर छोड़ दो। हुँ। उनको लगा कि शायद आटे-दाल का भाव नहीं पता चल पाएगा, और अगले ही दिन मैंने घर छोड़ दिया। हाँ। मैं लिटरल सेंस में बता रहा हूँ, मैंने अगले ही दिन घर छोड़ दिया। मैं बहुत रोया क्योंकि मैं हुँ, इकलौती संतान हूँ, और क्योंकि हम जिस छोटे शहरों से आते हैं ना, तो वहाँ ये भी कहा जाता है कि भई जो गलती है वो बच्चे की होगी, माँ-बाप की कोई गलती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत थे, हुँ, हुँ, बट वहाँ बात ये आ गई थी कि एक करियर चूज़ करने वाली बात थी। तो मैं यार उनको खुश करने के लिए मैं सारी ज़िंदगी खुद को कोसता रहता, मैं ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहता था। और आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो निर्णय सही था, और आज मेरे माँ-बाप को भी ये खुशी मिलती होगी कि यार चलो, उस दिन या कुछ समय के लिए थोड़ी तकलीफ़ हुई, ये हुँ, अलग हुआ, लेकिन ये हुँ। लगा रहा, कुछ बन गया। तो एट लीस्ट मैं तो सुकून से जो है अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ। ओके। तो उनसे कोई शिकायत नहीं है, उनको हुँ, बास्केट भर के थैंक्स है कि हुँ, उन्होंने चलो उस दिन निकाला, तो एक हिम्मत भी आई कि हुँ। मैं खुद भी कुछ कर सकता हूँ। आपके हिसाब से बेस्ट सक्सेस टिप्स क्या हो सकती हैं? या सक्सेस मंत्रा क्या है आपका? यार मेरा सक्सेस मंत्र ना बहुत सिंपल सा है कि पहली चीज़ है कि लगे रहो, अपने ओके। सपनों पे गिव अप मत करो। हुँ, दूसरा, अपनी नीयत साफ रखो, हुँ, छोटी-छोटी चीज़ों में नियत को डुलाओ मत, हुँ, लोगों का बुरा मत करो, अच्छा करो, और हुँ, लोगों की ज़िंदगी में ना मतलब दुःख-दर्द के कारण आप मत बनो। मतलब मुझे एक शेर बड़ा अच्छा है, वो याद आता है कि करो कुछ यूँ कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, हुँ, किसी की बावजह पैदाइश का मानी निकल आए, और आज के दौर में किसी को रुलाना तरीका मैं बताता हूँ,
उसे हँसाओ इतना कि उसकी आँख से पानी निकल आए। आप जब भी किसी से मिलो, तो उनकी लाइफ़ में थोड़ी-सी हँसी भरो, थोड़ी-सी थोड़ी मुस्कुराहट खुशी भरो भरो। और हुँ। खुशियाँ बाँटते चलो। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, हार्ड वर्क या फिर स्किल्स? भाई दोनों। हुँ, अगर आपके पास स्किल्स है और हुँ, आपके पास हार्ड वर्क का जज़्बा नहीं है, हुँ, तो आप घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा। और आपके पास हार्ड वर्क है, आप स्किल्स नहीं है, तो हुँ, यार एक लेबर से ज़्यादा हार्ड वर्क तो कोई नहीं करता। तो हुँ, दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप को रेगुलर अपग्रेड करते रहना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने हुँ, नॉलेज को रेगुलर अपग्रेड करते रहना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आप डेली खाना खाते हो, जिस तरीके से आप डेली नहाते हो, जिस तरीके से आप खुद पे ध्यान देते हो, उस तरीके से आपको अपने स्किल्स पे, अपने आप पे, अपनी नॉलेज पे, अपने विज़डम पे भी रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप ग्रो कर पाओगे। हुँ, तब आप जो सपने देख रहे हो अचीव कर पाओगे या तभी आपको सपने देखने का हक है। हुँ। आपकी ग्रोथ को लेके कभी किसी ने ऐसा बोला है कि यार तू तो टैलेंटेड ही है, तेरे अंदर तो बचपन से है या जेनेटिकल है, अब हमारे अंदर नहीं है तो हम तो इस वजह से नहीं कर सकते हैं? भाई ये तो कभी किसी ने नहीं बोला, लेकिन लोग ये बोलते थे कि साला तू पान ठेला चला ले तो बहुत बड़ी बात है। तुम हाँ, कुछ नहीं कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में, हाँ। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो जब शुरू में लोग तारीफ़ करते थे ना, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। हुँ, क्योंकि हमने तो बचपन से वो सुनने की आदत है ना कानों को, हुँ, हुँ, तो तारीफ़ एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग गया था मुझे। हुँ। तो ये एक चीज़ थी।